हाय एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। एंड आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप फर्म्स। अब स्टार्टअप एक इमर्जिंग टॉपिक है एंड हम सबने इसके बारे में सुना है, बहुत सारे इंडिया में रिसेंटली स्टार्टअप्स भी हुए हैं। बट आज हम क्या करने वाले हैं, स्टार्टअप की वैल्यूएशन। तो सबसे पहले एक नॉर्मल कंपनी को समझते हैं कि जब हमें एक नॉर्मल कंपनी की वैल्यूएशन करनी होती है तो हमें क्या चाहिए होता है। एंड इसके अंदर हम डीसीएफ वैल्यूएशन लगाने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वैल्यूएशन के लिए यूज होता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक कंपनी के कैश फ्लोज। नेक्स्ट एक रिस्क चाहिए होता है जिसके बेसिस पे हम एक रेट को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए होता है ग्रोथ और उसका पैटर्न। बट ये सारी चीज़ें हमारे पास आती कहाँ से हैं, पास्ट इन्फॉर्मेशन से। क्योंकि हम ये देखते हैं कि कंपनी ने अभी तक कैसा परफॉर्म किया है, कंपनी की क्या ग्रोथ रही है, उसके बेसिस पे हम आगे की ग्रोथ को डिसाइड करते हैं, रिस्क को जज करते हैं, उसके बेसिस पे हमारा रेट निकलता है। बट जब हम एक स्टार्टअप की बात करते हैं, क्या स्टार्टअप के पास कोई पास्ट हिस्ट्री होगी? क्या उसके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाए कि इसके कैश फ्लोज क्या होंगे या हम प्रिडिक्शन कर पाए? तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी है कि वो चीज़ स्टार्टअप के केस में अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि खुद एक इमर्जिंग कंपनी है, इमर्जिंग सेक्टर हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो यही चीज़ हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी हम कैसे इसकी वैल्यूएशन को कर सकते हैं। तो डिफिकल्ट है ऑब्वियसली प्रिडिक्ट करना कैश फ्लोज, क्योंकि सिंपल रीजंस, कोई हिस्ट्री नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजीज है एंड अनटेस्टेड प्रोडक्ट्स है। अगर हम मार्केट में भी देखें तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बट स्टिल अगर हमें वैल्यूएशन करनी है हमारी स्टार्टअप फर्म्स की, तो किन चीज़ों की हम हेल्प लेंगे? रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी ने अभी तक, चाहे उसको 6 महीने हुए ऑपरेट करते हो चाहे उसको 1 साल हुआ है, अभी तक जो भी उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, जो भी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है इन्वेस्टमेंट्स की, जो भी पैसा उसने री इन्वेस्टमेंट किया है फर्म के अंदर, उसका एक इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन, एंड उसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे या उसकी वैल्यूएशन में हमें हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, रिवेन्यू एंड प्राइस हिस्ट्री से हम क्या जज करेंगे, उसकी साइक्लिकलिटी। अब साइक्लिकलिटी रेफर करता है कुछ ऐसी कंपनीज होती है मार्केट के अंदर जिनकी जो अर्निंग्स होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इकोनॉमी के ऊपर या फिर इंडस्ट्री के ऊपर। जैसा इकोनॉमी परफॉर्म करेगी उसके बेस पे हम उनकी इनकम क्या होगी, रिवेन्यू क्या होगा, प्राइस हिस्ट्री क्या होगी, वो हम उसको जज करते हैं। नेक्स्ट हो सकता है हमारा कॉम्पिटिटर्स, उसके बेसिस पे हम एस्टिमेट करेंगे कि हमारा रिस्क क्या होगा, ग्रोथ क्या होगा या कैश फ्लोज क्या होगा, कॉम्पिटिटर्स की नॉलेज लेके, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेके। अब कुछ इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट्स तो हमें आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमारे पास फिर भी उतनी अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, क्योंकि एक एमर्जिंग टॉपिक है, एमर्जिंग इंडस्ट्री हो सकती है, सेक्टर हो सकता है, फॉर एग्जांपल ईवी। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, बहुत ही लिमिटेड हिस्ट्री रहेगी, 10 साल पहले तो ईवी की कोई बात भी नहीं करता था। नेक्स्ट लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, आपकी खुद की स्टेटमेंट्स में इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिससे आप एक्सपेक्टेड ग्रोथ का एजम्पशन नहीं कर सकते, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। एंड कंपटीशन भी बहुत रेयर है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज आपको नहीं मिलेंगी जो इस सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं, जिससे आप एक अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पाओगे कि क्या मार्केट पोजीशन है, क्या इकोनॉमी में चेंजेस हो रहे हैं, एंड उसके थ्रू फिर आप अपने जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जो रिसेंटली की कुछ स्टार्टअप्स है, अपग्रेड हो गया, ग्रो हो गया, देन शेयर चैट, एमबी चाय वाला। तो ये कुछ स्टार्टअप के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दो चीज़ें हमें याद रखनी है। सबसे पहले तो इनकी वैल्यूएशन टफ होती है, क्योंकि कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, एंड हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन का कॉन्स्टेंट रहता है, मीन्स लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रहती है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रेयर होता है। नेक्स्ट फिर भी अगर हमें वैल्यूएशन करनी है तो एक एनालिसिस फ्रेमवर्क हमें फॉलो करना होता है, जिसमें हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेने वाले हैं पेटीएम का। अब पेटीएम कब आया था, 2010 के अंदर। एंड इसके बाद फिर बहुत सारे पेइंग ऐप्स आए, आपके गूगल पे, अमेजोन पे, फोन पे। बट यहाँ पर हम पेटीएम को कंसिडर करेंगे एंड इन सारे स्टेप्स को पेटीएम के एग्जांपल से समझेंगे, बहुत ईजी स्टेप्स होने वाले हैं। नेक्स्ट सबसे पहला स्टेप क्या आता है, अगर हमें वैल्यूएशन करनी है पेटीएम की तो मैं क्या करूंगा, जितना अभी तक पेटीएम ने परफॉर्म किया, जो भी उसकी करंट स्टैंडिंग है, उसके कुछ रिवेन्यूज होंगे, उसके कुछ प्रॉफिट्स होंगे। फॉर एग्जांपल उसने 50 CR का रिवेन्यू किया, बट उसके जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो सिर्फ 5 lakhs के ही आ रहे हैं। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, लोगों का ट्रस्ट अभी डेवलप नहीं हुआ है। जैसे ही पेटीएम आया था तो इनिशियली लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया था, बट जैसे ही उसने ऑफर्स देना शुरू किया, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि हाँ हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया इसको स्कीम्स के थ्रू, फिर इसका जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा होने लग गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, रिवेन्यू ग्रोथ एस्टिमेशन हमें करना है। तो स्टार्टिंग के फेज में क्या होगा, इनिशियल ग्रोथ रेट होगा, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है। बट जैसे ही एंट्री बैरियर्स हटेंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आएंगे, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, तो इसका जो ग्रोथ रेट है वो क्या होगा, डिक्लाइन होगा, एंड ये कहाँ पे आ जाएगा, एक स्टेबल ग्रोथ के ऊपर आ जाएगा। तो स्टेबल ग्रोथ पे, जैसे ही स्टेबल ग्रोथ पे पहुंच जाएगा, हमें क्या करना है, इसका ऑपरेटिंग मार्जिन, कि ये कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्या इसका मार्जिन है, वो हमें एस्टिमेट करना है। एंड एस्टिमेशन के लिए हम क्या हेल्प लेंगे, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करेंगे, जैसे गूगल पे,
फ़ोन पे, अमेज़न पे, एंड हम खुद की इनकम स्टेटमेंट देखेंगे जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि पेटीएम का ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है। नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग री इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर हम इन फैक्टर्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने डीसीएफ वैल्यूएशन में क्या देखा था कि आपको कैश फ्लोस चाहिए, आपको ग्रोथ रेट चाहिए, एंड आपको क्या चाहिए, एक डिस्काउंटिंग रेट चाहिए। तो वही चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, एंड उसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, वैल्यूएशन करने वाले हैं। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर हमें एक्सपेक्टेड ग्रोथ को कैलकुलेट करना है। ग्रोथ कैसे कैलकुलेट होगा, कोई भी कंपनी कब ग्रो करती है, जब आप उस कंपनी के अंदर पैसा डालते हो, नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो, एंड अपने बिजनेस के अंदर नई टेक्नोलॉजीज लेके आते हो। मेनली आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। तो जो भी आप री इन्वेस्टमेंट करोगे, अब कंपनी जब भी पैसा कमाएगी तो उसको उससे या तो अपने एक्सपेंसेस करेगी या फिर वो डिविडेंड पे आउट करेगी, एंड जो अल्टीमेटली पैसा बचेगा उसके पास उसको वो री इन्वेस्टमेंट में लगाएगी। फॉर एग्जाम्पल वो 30% पैसा री इन्वेस्ट कर देती है, एंड फिर हम ये देखेंगे कि जो पैसा हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर सकती है उस कैपिटल के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल 15%। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन से आप क्या कैलकुलेट करोगे, उसका एस्टिमेटेड ग्रोथ आपके पास आ जाएगा कि क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्या ग्रोथ हो सकता है। नेक्स्ट, अब ये तो बात होगी, हमने देखा कि कंपनी कुछ अर्निंग्स करेगी, उसमें से वो एक्सपेंसेस पे करेगी, डिविडेंड पे करेगी, कुछ पैसा उसके पास बचेगा, एंड फिर वो उसको री इन्वेस्ट करेगी। बट व्हाट इफ उसके पास कोई अर्निंग्स ही नहीं है, उसकी अर्निंग्स नेगेटिव हो जाती है, उस केस में हमारी हेल्प कौन करेगा, सेल्स टू कैपिटल रेशियो। यहाँ से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम एडिशनल कैपिटल डालते हैं तो कितनी नई सेल्स हम जनरेट कर पा रहे हैं, या फिर कितनी एडिशनल सेल्स हम कर पाएंगे उस एडिशनल कैपिटल से। तो हमारा एक्सपेक्टेड री इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड चेंज इन रेवेन्यू, जो चेंज आएगा सेल्स के अंदर, एंड अपॉन में सेल्स अपॉन कैपिटल रेशियो हमें यूज करना है, जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे री इन्वेस्टमेंट को। अब थर्ड सिचुएशन आती है कि हमारी ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, चेंजेस उसमें नहीं आ रहे हैं, स्टेबल ग्रोथ फॉलो कर रही है। अगर 10% हो रही है तो हर साल वो 10% ही रहने वाली है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला को यूज़ करेंगे एंड इंटरचेंज करेंगे। एक्सपेक्टेड री इन्वेस्टमेंट रेट कैलकुलेट करना है अगर हमें, तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ अपॉन आरओसी जो आप फर्स्ट फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब सेकंड फैक्टर हमारा क्या आता है, रिस्क एंड डिस्काउंट रेट हमें चाहिए, दोनों लिंक्ड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली कंपैरिजन करने वाले हैं सिमिलर फर्म्स के साथ जिनको ऑलरेडी 2 इयर्स हो चुके हैं लिस्टेड हुए हुए, एंड उनके कुछ फाइनेंसेस देखेंगे कि उसका साइज कैसा है कंपनी का, डिग्री ऑफ लेवरेजेस मींस कि उसकी फाइनेंशियल रिस्क कैसा है, उसका ऑपरेटिंग रिस्क कैसा है, कितना कैपिटल उसने इक्विटी से रेज किया हुआ है, डेट से रेज किया हुआ है, एंड उसका कंबाइंड रिस्क कैसा है। और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बेसिकली जो हमारा रेट यहाँ से निकलेगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए हमें एस्टिमेट करना है सिंथेटिक क्रेडिट रेटिंग। ये रिप्रेजेंट करता है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को, कि मार्केट में आपकी रेपुटेशन क्या है, आपकी इमेज कैसी है, एंड ये किससे प्रेडिक्ट कर पाओगे आप, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से, ICR। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या डिनोट करता है, ईबिट अपॉन इंटरेस्ट। अब हमें पता है कि एक कंपनी जो है वो डेट लेती है, बैंक से लोन लेती है, एंड उसको उस पर कुछ इंटरेस्ट पे करना होता है, एंड वो हम कहाँ से पे करते हैं, हमारे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। बट ये रेशियो शो क्या करता है हमें, ये शो करता है कि आपका जितना भी इंटरेस्ट आपको पे करना है उसके कितने टाइम्स आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, एंड आप उसको कितने टाइम्स पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका ईबिट है 1 लाख का, एंड आपको इंटरेस्ट पे करना है 10,000 का, तो आप कितने टाइम्स अपने इंटरेस्ट को कवर कर पा रहे हो, 10 टाइम्स। तो यहाँ से आपका ICR कितना हो जाएगा, 10। नेक्स्ट, हम देखने वाले हैं फॉर्म की वैल्यूएशन। अब फॉर्म की वैल्यूएशन के लिए आपको क्या करना है, आपको ऑपरेशनल एसेट्स की वैल्यूएशन करनी है, एंड आपको इसकी कैश फ्लोज को एस्टिमेट करना है, जो कि टर्मिनल वैल्यू को डिनोट करेंगे, मींस एंड ऑफ द एसेट, या फिर जो एंड के लास्ट के ईयर्स होंगे उसमें आपकी क्या वैल्यूएशन होने वाली है ऑपरेशनल एसेट्स की। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को भी हमें कंसिडर करना है, क्यों, क्योंकि दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, हम हमेशा ये मान के चले कि हमारी फॉर्म हमेशा चलेगी, एंड उसमें कोई भी XYZ अलग रीजंस नहीं हो सकते, नेगेटिव रीजंस नहीं हो सकते, या फिर वो कभी बंद ही नहीं हो सकती। बट एक पैसिमिस्टिक सिनेरियो रहेगा जहां पर हम ये मान के चलेंगे कि हमारी एक प्रोबेबिलिटी होगी सर्वाइवल की। फॉर एग्जांपल हमारी 70% प्रोबेबिलिटी है कि हम सर्वाइव करेंगे मार्केट के अंदर, तो हमें उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, DCFO फॉर्म। जो भी हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आने वाले हैं, कैश फ्लोज जो हमने प्रेडिक्ट करे हैं, उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड एक कंडीशन हम इसमें ऐड करेंगे जिसमें हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, मीन्स अगर हम 70% चांसेस है कि हम सर्वाइव करेंगे, तो 1 माइनस 70% विच मीन्स 30% हमारे चांसेस हो गए कि हम सर्वाइव नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई डिस्काउंटेड कैश फ्लो से नहीं करेंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रेस सेल्स वैल्यू, क्योंकि ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, मीन्स आपको अपनी फर्म को सेल करना पड़ेगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रेस सेल्स वैल्यू से, कि अगर आपको एक ऐसी कंडीशन के अंदर सेल करना पड़ता है तो उस टाइम पे आपकी क्या वैल्यूएशन रहेगी। वैल्यूएशन ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। अब नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स कुछ ऐसे एसेट्स जो डे टू डे ऑपरेशंस में काम नहीं आ रहे, बट बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड
वो क्या हो सकते हैं हमारे लिक्विड एसेट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड होल्डिंग्स जो आपकी अदर बिजनेसेस के अंदर है। नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग इक्विटी वैल्यू एंड पर शेयर वैल्यू। अब जब हम वैल्यू ऑफ फर्म की बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ फर्म किससे बनता है, आपकी डेट की वैल्यू से एंड इक्विटी की वैल्यू से। मींस अगर आपको वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो डिडक्ट करना पड़ेगा जितने भी आपके नॉन इक्विटी क्लेम्स हैं। एक आपके इक्विटी क्लेम्स होंगे एंड एक आपके क्या होंगे, नॉन इक्विटी क्लेम्स, जिसमें आपका बैंक का डेट आ जाएगा, आपके बॉन्ड्स आ जाएंगे, जो आपको किस में से डिडक्ट करना है, फर्म की वैल्यू में से, फ्रॉम फर्म वैल्यू, ताकि आप कैलकुलेट कर पाओ वैल्यू ऑफ इक्विटी। एंड दूसरा मेथड आप क्या यूज कर सकते हो, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल आप यूज कर सकते हो, जिसमें आपको वैल्यू ऑफ ऑप्शंस डिटरमाइन करनी है, जो आप डिडक्ट करोगे फ्रॉम द फर्म वैल्यू में से, एंड आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन स्टॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी। नेक्स्ट, अब पर शेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, हमारे पास इक्विटी वैल्यू आ गई। अब फॉर एग्जांपल इक्विटी वैल्यू आपकी है 1 लाख की, एंड आपको देखना है कि आपके पास शेयर्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 शेयर्स हैं, तो यहाँ से आपकी पर शेयर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹10 की आपकी पर शेयर वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली हमने एनालिसिस फ्रेमवर्क में क्या किया, फॉर एग्जाम्पल हमने पेटीएम को लिया, पेटीएम की करंट स्टैंडिंग देखी, क्या उसके करंट स्टैंडिंग है, प्रॉफिट से रिवेन्यूज है, उसका ग्रोथ को एस्टिमेट किया कि स्टार्टिंग में उसका ग्रोथ ज़्यादा होगा, एंड फिर वो एक स्टेबल ग्रोथ पे आ जाएगा जब हमने उसका ऑपरेटिंग मार्जिन कैलकुलेट किया। फिर देखेंगे कि वो कितना पैसा अपनी फर्म में वापस डाल रहे हैं, कंपनी में, स्टार्टअप में, और उसका एक्सपेक्टेड ग्रोथ हमें पता चलेगा। नेक्स्ट, हमें रिस्क और डिस्काउंट रेट चाहिए, जो हम कैसे लेंगे, कंपैरिजन करके अदर फर्म्स के साथ, सिंथेटिक क्रेडिट रेटिंग देखेंगे और अपनी क्रेडिट वर्दिनेस और आईसीआर को यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट, हमें फर्म की वैल्यूएशन करनी है और साथ ही साथ हमें एस्टिमेट करना है इक्विटी वैल्यू को और हमारी पर शेयर वैल्यू क्या होगी। तो ये हमने प्रॉपर वैल्यूएशन करी। आई होप कि एग्जांपल से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो एक कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन करते हैं। इफ अ कंपनीज अर्निंग्स आर नेगेटिव, अगर कंपनी की अर्निंग्स क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो कौन सा मेजर हम यूज करने वाले हैं टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड री इन्वेस्टमेंट, जो हमने स्टडी भी किया था अभी स्लाइड के अंदर। क्या हम रिटर्न टू कैपिटल यूज करेंगे, सेल्स टू कैपिटल यूज करेंगे, री इन्वेस्टमेंट रेट यूज करेंगे, या प्रॉफिट मार्जिन यूज करेंगे। तो जो भी आपका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।